कुछ कुछ बॉडीज ऐसा रहता है जो समय के नीड के हिसाब से बनाते हैं, उसका डिमांड रहता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे या फिर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ऐसा डिमांड किया जाता है कि आप ऐसा करिए। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री अभी इंडिया से ये मांग कर रहे हैं कि आप जितना कोयला वगैरह जलाते तो उससे बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह ऊपर जाता है, उससे क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग और आपका पॉल्यूशन वाला जैसा खतरा हो रहा है, तो आप क्या करिए इसको कम करिए। तो भैया ये तो गलत है ना, डेवलप्ड कंट्रीज, अब तुम बोलो कैसे गलत है सर, तो सही बोल रहा है वो लोग। डेवलप्ड कंट्रीज एक टाइम खूब कोयला यूज किया, ठीक है, एनर्जी बना लिया, और जब आज डेवलपिंग कंट्री उस चीज को यूज कर रहा था आप उसको मना कर रहे थे, तो गलत है, ठीक है। आप या तो उसको कट डाउन करिए, आप ये तो ये कोशिश करिए, आप उसको ये बोलिए कि आप उसको फेज आउट करने की कोशिश करिए टाइमली। और जो है इंडियन गवर्नमेंट का भी ये स्टैंड रहता है कि हम एक ही बार में कोयला का उपयोग को खत्म नहीं कर सकते। तुम खुद सोचो, आज भी बहुत सारी इंडस्ट्री, तुम्हारे घर के आसपास बहुत सारी इंडस्ट्री होगा जहाँ पर कोयला का बहुत बेहतर तरीके से यूज किया जाता होगा। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री चलाने के लिए, रन करने के लिए हमको उस चीज की जरूरत है, ठीक है। स्टील बनाने में हम लोग को कोयला का यूज होता है, ठीक है। अगर मान लो हम उस चीज को यूज ही करना बंद कर दें, उस चीज को हम यूज ही करना बंद कर दें, तो क्या हम कभी मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं क्या? नहीं। ये सब डेवलप्ड कंट्री से एक बहुत बड़ा छलावा होता है जानबूझ के, क्योंकि लोग किसी को आगे बढ़ने देते ही नहीं है, ठीक है। जैसे हम तुमको एग्जांपल बताते हैं, एक P5 कंट्रीज बनी थी। P5 कंट्रीज जानते हो? पावरफुल 5 कंट्रीज, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कौन कौन थे इसमें? यूएसए थे, फ्रांस थे, चाइना था, रशिया था, ये लोग थे, ठीक। अब ये लोग क्या बोला, ये लोग खुद बना लिया न्यूक्लियर वेपन, ठीक। अभी एनपीटी पढ़ाएंगे तो तुमको बताएंगे, ये लोग खुद बना लिया न्यूक्लियर वेपन, ठीक। अब इसके बाद जब इंडिया को खतरा होने लग गया, कोई भी डेवलपिंग कंट्री को खतरा हो सकता है, तुम न्यूक्लियर वेपन किसी के ऊपर गिरा दोगे तो दिक्कत है ना यार, तो सामने वाला कुछ ऐसा, तुम भी अपने सुरक्षा के लिए कुछ करोगे। अब मान लो केवल पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं, अभी तो मान लो कुछ भी 208 के अराउंड कंट्रीज हैं, उस समय जितने भी वर्ल्ड के जितने भी, केवल 5 कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन था, ठीक है। और ये लोग क्या बोला कि बाकी कोई भी कंट्री नहीं बनाएगी। अरे भाई ये तो दादागिरी है, ठीक है, आप ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं। अगर मेरे पास रिसर्च एंड R&D प्रोसेस, हम क्यों नहीं कर सकते? इसलिए इंडिया तो 1974 में क्या करता है, पोखरण 1, ठीक है, क्या करता है पोखरण 1, किसके दिशा निर्देश में? इंदिरा गांधी सरकार के दिशा निर्देश में। क्या बोलता है कि अगर सामने वाला, जैसे चाइना जैसा कंट्री पहले से ही आपका न्यूक्लियर आपके एफिशिएंट है, ठीक है, कभी एक बार मेरा वॉर हो भी चुका है, अगर पहले से अगर मान लो फिर से ऐसा कभी कुछ हो जाता है तो मेरे सॉवरेनिटी खतरा हो जाएगा, इंटीग्रिटी खतरा, तो डरा धमकाएगा हमको, ठीक है। तो ऐसा किया जाता है, तो ये इन लोग का कुछ छलावा रहता है जिससे बच के रहना पड़ता है। तो अभी ये लोग क्या बोलता है कि आप लोग कोयला का यूज मत करिए, आप लोग ये मत करिए, आप लोग जो है पेट्रोलियम ऑयल ये सब का यूज कम करिए। तो ये सब कहां से होगा? अभी तो हम लोग स्टार्टिंग फेज में, डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग से हम लोग कहां जाना है? डेवलप। अब डेवलप्ड कब बनेंगे? जब हम लोग का जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी कैसे बढ़ता है? द फाइनल कॉस्ट ऑफ क्या? गुड्स एंड सर्विसेज। किसी फाइनेंशियल ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज कैसे बनेगा? तुम्हारे पास इंडस्ट्री रहेगा तब ना। इंडस्ट्री चलेगा कैसे? तुम्हारा पेट्रोलियम जो भी आपका एनर्जी प्रोडक्ट है वहां से चलेगा, चाहे कोयला होगा चाहे किसी भी चीज हो गया, तो वो चीज हम लोग को चलाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या बोले, चलिए ठीक है आपका बात हम मान लिए, ठीक है, ये चीज जरूरी भी है। और इंडिया में भी अभी क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन मतलब क्या हो रहा है, बहुत सारे रूरल एरिया के लोग अभी क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं, कहाँ? अर्बन एरिया में, ठीक। तो तुम अर्बनाइज तुम फील भी कर सकते हो। जैसे पहले तुम अपने घर जाते होगे, जैसे कि मान लो कि यहाँ से अगर मान लो किसी का एरिया, किसी को जाना है खूंटी तक के एरिया तक जाना है, ठीक है ना, तो हमको पता है आज से 11 साल पहले तक तुम जैसे ही एक टाइम के बाद, मान लो ये कुछ हटिया वाला रीजन है, हटिया वाला रीजन पार करने के बाद कुछ आता है ना, तुप्पू दाना और सब हुलुंडू वाला कुछ रीजन आता है, इसके बाद तुमको यहाँ पर ना लोग बहुत कम दिखने लगेंगे, ठीक है। लेकिन आज के डेट में तुम जाओगे तो कुछ बड़े बड़े स्कूल्स और हॉस्पिटल भी यहाँ पर डेवलप हो चुके। तो बड़े बड़े स्कूल और हॉस्पिटल क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि वहां पर उस तरीके के लोग आ गए हैं, वहां पर लोग आके सेटल होना स्टार्ट हो गए। जब चूंकि सेटल होना स्टार्ट हो गया लोग वहां पर, तो सेटल होने के कारण क्या, उनका नीड भी बढ़ा, तो मार्केट का जरूरत पड़ा, तो मार्केट एस्टैब्लिश हो गया। लोग को स्कूल का जरूरत पड़ा, स्कूल एस्टैब्लिश हो गया। हॉस्पिटल का जरूरत पड़ेगा तो ये सब स्टार्ट हो गया। तो बोलने का मतलब जो चीज पहले यहाँ से यहाँ तक था वो यहाँ से यहाँ तक फैला कि नहीं फैला? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्बनाइजेशन, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन हो गया तो ये चीज, जब भी अर्बनाइजेशन होता है तो कहीं ना कुछ दिक्कत होता है। क्यों? सबसे पहले पेड़ पौधा काटा जाएगा वहां का आसपास का सेटल रहने के लिए, ठीक है। इंडिया वाले क्या करते हैं, इंडिया वालों को ये लगा कि सही में अगर ऐसा होता है, अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो बहुत बेतरतीब तरीके से जो है पर्यावरण को क्षति पहुंचाया जाएगा। और जब पर्यावरण को क्षति पहुंचा जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग होगा तो कहीं ना कहीं सी लेवल ऊपर बढ़ेगा। और हमारे 2 आइलैंड है जो कहीं ना कहीं सी के ऊपर है, एक आपका कौन सा, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड, ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा भर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा यूएनएफसीसी का एक रिपोर्ट है, उसमें बताया भी गया है कि जापान जैसा शहर को खतरा है 2050 तक कि वो पूरा का पूरा जलमग्न हो जाएगा, ठीक है। तो अब इससे कहीं ना कहीं बचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2010 में एक एक्ट लेके आते हैं, 2010 में एक एक्ट लेके आते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, ठीक है।
और इस एक्ट के तहत एक बॉडी का गठन किया जाता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल देखो एक ट्रिब्यूनल की तरह काम करता है। ट्रिब्यूनल मतलब एक तरीके का एक कोर्ट होगा, एक छोटा कोर्ट होगा, ठीक है, जो डिसाइड करेगा कि सही है कि नहीं है, ये गलत है कि नहीं है, ठीक है, ये सब कुछ। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है भाई, बड़े आगे क्लियर है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आता है सवाल में ये, ठीक। बना कब था, 2010। कौन से एक्ट के थ्रू बना था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के थ्रू बना था। मेन फंक्शन क्या है इसका, ये देखना कि कहीं जैसे कि मान लो कि मेरे एरिया में मेरा 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 कोई घर है और उस घर में मेरे घर के सामने एक बहुत बड़ा जमीन है, उस जमीन से होकर रोड निकालना चाह रहा है, लेकिन जो मेरा उस फार्म का प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा है, वहाँ शीशम सागवान ये सब का पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, हम चाहें तो हम उसको बाद में कटवा के फर्नीचर वगैरह तरीके से यूज कर सकते हैं। या फिर जो मेरा वहाँ का सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, हम वहाँ से चावल गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा कर सकते हैं, तो हम वो रोड सरकार को क्यों देंगे, हमको उसके बदले में उतना मुआवजा मिलेगा तब ना मिलेगा, ठीक है, तब तो हम वो चीज देंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा मुआवजा नहीं दिया जाता, जिसको हम लोग रिहेबिलिटेशन बोलते हैं, ठीक है, ये तुम झारखंड के विस्थापन एवं पुनर्वास नीति में भी पढ़ोगे, ठीक है, तो ये चीज होता है। विस्थापन मतलब किसी को विस्थापित करने से पहले उसका पुनर्वास का व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है, रिहेबिलिट का व्यवस्था होना चाहिए, तब ये चीज होगा तब ना, ठीक है। तो मान लो किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ और किसी को ऐसा धोखाधड़ी हो गया और कोई चाहता है कि यहाँ का जंगल नहीं कटे, ठीक है, और कुछ इस तरीके का सिस्टम होगा, तो किसके पास जाएगा, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, समझ में आ गया। एनजीटी का काम फंक्शन समझ में आ गया। और इसके जो हेड रहेंगे याद रखना, ये एक बार किसी एग्जाम में आया था कि इसके हेड कौन रहते हैं। हालांकि हेड का नाम तो तुमको करंट अफेयर के हिसाब से याद रखना ही है, लेकिन इसके हेड कौन रहेंगे, तो ऑलवेज जुडिशियल एक्सपर्ट, ठीक है, जुडिशियल एक्सपर्ट। तो जुडिशियल एक्सपर्ट के हिसाब से तुम सुप्रीम कोर्ट के जज लिख सकते हो, जो रिटायर्ड जज होंगे, ठीक है, ये होंगे, आप लिख सकते हो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ओ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, इसके जो हेड रहते हैं, इसके जो हेड रहेंगे, इसके इसके जो हेड रहेंगे, ठीक, किसके हेड रहेंगे आपके, एनजीटी के। तो एनजीटी की हेड की नियुक्ति कौन करेगा, ये भी आता है। एनजीटी की हेड की नियुक्ति करते हैं पीएम प्लस इन कंसल्ट प्लस मतलब इन कंसल्टेशन विथ, ठीक है, इन कंसल्टेशन विथ, उससे परामर्श करके, किससे परामर्श करके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करके इसके हेड की नियुक्ति की जाती है। दिमाग में बैठा लेना, ठीक है, कि एनजीटी के जो हेड होते हैं उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श के बाद की जाती है। दैट इज ऑल अबाउट एनजीटी, दैट इज ऑल अबाउट एनजीटी, ठीक। क्लियर। चलिए दो चीज आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और दूसरा लोकपाल एक्ट 2013, ठीक है, लोकपाल एक्ट, ये दोनों करके आओ, ठीक, एनएचआरसी और लोकपाल एक्ट, ठीक। चलिए ये आप लोग कर लीजिएगा, एनएचआरसी और लोकपाल एक्ट। दिक्कत होगा पूछ लेना, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे लास्ट में। कुछ कुछ टॉपिक बचा हम लोग का, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है इससे घुमा फिरा के। और एक सवाल तो तुम्हारा देखो, इन तीनों से मिला के, इन तीनों से मिला के एक क्वेश्चन, ठीक। पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ाए थे, पार्लियामेंट वाला चैप्टर से एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक। प्रेसिडेंट और गवर्नर, प्रेसिडेंट और गवर्नर, या फिर इसमें तुम सीएम भी जोड़ दो, ठीक है, और यहाँ से या लेजिस्लेटिव काउंसिल जोड़ दो, तो यहाँ से एक क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन किसको अपॉइंट करता है, किसका क्या फंक्शन रहता है, यहाँ से एक क्वेश्चन, ठीक है, कितना क्वेश्चन हो गया, 1 2 3 4, और बाकी 1 2 क्वेश्चन तुम्हारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आ सकता है। जैसे डीपीएसपी का प्रोविजन कहाँ से लिया हुआ है,
आयरलैंड, ठीक है। जैसे हम लोग बोलेंगे कि आपातकालीन व्यवस्था हमारा जो है वो कहाँ से लिया गया, जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो ये सब कुछ छोटा छोटा चीज एक आता है। 4 क्वेश्चन से यहाँ से श्योर है, ठीक है। इसके बाद और इससे ज्यादा सवाल नहीं आता है, और हमको 5 से 6 क्वेश्चन के लिए तैयारी करना, ज्यादा तैयारी नहीं करना, तो बस हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये बहुत स्कोरिंग रहता है, पॉलिटिक्स से गलत मत करना, पॉलिटिक्स से जितने लोग एग्जाम में बैठेंगे सबको सही करके आएंगे, ठीक है। क्योंकि उनका रहा रहता है एक पैटर्न, इसमें दिखाई देता है हमको कि ये करना है, तो समझ में आ जाता है। हिस्ट्री में लोग गलत करेंगे, ठीक है, और ज्योग्राफी में लोग गलत करेंगे, लेकिन यहाँ से जनरली लोग सही करते हैं। तो ये सवाल गलत मत करना, ठीक है। और जब भी कोई सिंगल लेवल का एग्जाम होता है, कोई सिंगल स्टेज कंपटीशन होता है, तो उसमें एक एक मार्क्स बहुत मायने हो जाता है, ठीक है। और ध्यान रखना, ध्यान में हमेशा बैठाए रखना, ठीक है। हीरो मत बनना। 1/3 नेगेटिव है, 1/3 नेगेटिव को सबसे डेंजरस मार्किंग स्कीम माना जाता है। 1/3 नेगेटिव, 1/3 नेगेटिव स्कीम यूपीएससी में होता है, ठीक है। तो यूपीएससी में बहुत लोग क्या करते हैं कि 90 सवाल अटेम्प्ट करते हैं, 90 सवाल अटेम्प्ट करने के बाद उसमें 65 सही कर लेते हैं, उसके बाद भी नहीं हो पाता है उनका, क्योंकि नेगेटिव कितना है 1/3। अगर इसी को तुम 1/4 कर दोगे तो आसान हो जाता है, इसी को तुम अगर 1/5 कर दोगे तो आसान हो जाता है। इसलिए तुमको ध्यान क्या रखना है, अपनी एक्यूरेसी पे वर्क करना है, ठीक है। एक्यूरेसी मतलब क्या हो गया, रोज दिन 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नहीं 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, केवल 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। और 20 क्वेश्चन में तुमको ये टारगेट करना है कि हम इसमें कम से कम 17 से 18 सही करें। दैट इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी, ठीक है। अभी तुम मारोगे 20 क्वेश्चन, ठीक है, और 20 क्वेश्चन उस बुक से नहीं मारना जिस बुक से तुम पढ़ रहे हो, तब तो फिर कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। बुक अलग रखो, क्वेश्चन अलग रखो, ठीक है। 20 क्वेश्चन मारे, अभी अंक जहां तुम्हारा पता तुम्हारा रेंज चलेगा 12 से 13 के बीच, ठीक है ना। 12 से 13 के बीच तुम्हारा रेंज चलेगा, लगभग 60% के आसपास का। तुमको इसी को बढ़ाना है, इसको तुमको एग्जाम तक बढ़ा के कम से कम 12 से 16 से 18 के बीच लेके आ जाना। 16 भी रहा दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है। गलती नहीं करना, ठीक है। अगर गलती करोगे तो सीधा सीधा बाहर हो जाते हो 1/3 में, ठीक है। और बहुत लोग ये गलती करेगा, तुम देखना, बहुत लोग 150 के 150 मार के आएगा, बोलेगा हम सब मार के आ गया, हो जाएगा। तो बहुत रेयर चांस है कि हो जाएगा, ठीक। किसी किस्मत साथ देता है तो हो ही जाता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल चांस है, ठीक है। एक्यूरेसी पे तुमको वर्क करना है, और जितना तुम्हारा एक्यूरेसी रहा, तुम्हारा एक्यूरेसी अगर 16-18 पहुंच गया, तो उसी तरीके से तुम अपना एग्जाम के रीच में पहुंचोगे। मतलब 16-18 तुम्हारा एक्यूरेसी पहुंच गया, मतलब 80% एक्यूरेसी, मतलब तुम 150 में 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। 90% एक्यूरेसी होता है, 90% एक्यूरेसी बहुत लोग का, 90 to 92% हम एक्यूरेसी देखें, ठीक है। मतलब 20 बनाएगा तो 18-18 सही करेगा, ठीक है। अगर उतना एक्यूरेसी तो तुम 200 में, मतलब 150 सवाल में 145 तक का सवाल अटेम्प्ट कर सकते हो। नहीं तो पता है क्या होगा, तुमको ये बात मजाक लग रहा है, एक्यूरेसी अटेम्प्ट नहीं करोगे ना, वहां जाके हाथ थरथराएगा तुम्हारा, वो एमआर में रंग ही नहीं पाओगे, तुमको लगेगा सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, 50-50 सबके साथ होता है। अल्टीमेटली तुम रुक जाओगे 150 क्वेश्चन के बदले जो तुमको बनाना था 140 क्वेश्चन बनाना, तुम रुक जाओगे 100-110 क्वेश्चन में, और उतना में तो होगा ही नहीं, बहुत मुश्किल है। क्योंकि 30 क्वेश्चन तो ऐसे ही 1/3 तुम्हारा बाहर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन गलत होना ही है, 25 से 30 क्वेश्चन लगभग गलत हो जाता है अगर एक्यूरेसी पे वर्क नहीं किए तो, ठीक है। तो छोटा छोटा बात पे ध्यान देना। एग्जाम निकालना एक कला है, एग्जाम निकालना मतलब ये नहीं है कि भैया बैठ गया लगातार पढ़ लिए तो हो जाएगा। बहुत लोग पढ़ रहा 12-12 घंटा, निकलता है क्या एग्जाम, मुश्किल है, ठीक है। कोशिश करना है कैसे करना है, थोड़ा एक्यूरेसी पे वर्क करना है, 20-20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लगाओ और उस पर जो है काम करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे पार्ट 1, ठीक है। पार्ट वन के बाद हम लोग पहुंचेंगे पार्ट 3 में, संविधान का भाग 1, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर सवाल आता है, संविधान का भाग 1 किस चीज के बारे में बताया गया है, किस चीज के बारे में बताया गया संविधान के भाग 1 में, यस, कि भारत क्या है, राज्यों का संघ, ठीक है। भारत क्या है, राज्यों का संघ, इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, भारत क्या है, राज्यों का संघ। पार्ट 2 में किसके बारे में बताया गया है, अभी हमको चूंकि वहां तक पढ़ना है इसलिए हम बता रहे हैं। पार्ट 2 में किसके बारे में बताया गया, पार्ट 2 में बताया गया नागरिकता के बारे में, कि भारत का नागरिक कौन हो सकता है। एकदम नहीं पढ़ना है, इससे सवाल नहीं आता है, ठीक है। और पढ़ने बैठोगे तो पागल हो जाओगे, ठीक है। इतना आसान है जब तक कोई तुमको बैठा के पढ़ाए नहीं सिटीजनशिप, ठीक। इसके बाद क्या, पार्ट 3, पार्ट 3 किस चीज से रिलेटेड है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ठीक। पार्ट 4, पार्ट 4 किसी से रिलेटेड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है, डीपीएसपी, ठीक है। पार्ट 2 पार्ट 4
एक ऐड किया गया था, ठीक है, एक ऐड किया गया था, ठीक है, उसको हम लोग बोले पार्ट 4A। क्या है पार्ट 4A? फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, ठीक है। इसको हाथों हाथ यहीं ब्रैकेट में लिख लेना। ये किस कमेटी के सिफारिश पे ये किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति, ठीक, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को भारत में इंटीग्रेट किया गया था, स्वर्ण सिंह समिति के संदर्भ में। तो पार्ट 1, ठीक है, भारत राज्यों का संघ, पार्ट 2 नागरिकता, पार्ट 3 मूल अधिकार, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज राज्य की नीति निर्देशक तत्व। एक चीज और अगर जगह बचा तो इसको ऐड कर लेना। पार्ट 1 में यहाँ वहीं लिखना था। पार्ट 1 में कौन सा आर्टिकल इंक्लूडेड है? आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4, ठीक। पार्ट 2 में कौन सा इंक्लूडेड है? आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। पार्ट 3 में कौन सा आर्टिकल इंक्लूडेड है? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35। वेरी गुड। और पार्ट 4 में कौन सा है? आर्टिकल 36 से आर्टिकल 50 नहीं, आर्टिकल 51। और इसमें कौन सा आर्टिकल इंक्लूडेड है? आर्टिकल 51A, ठीक है, आता है एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में आता है, ठीक। ये तो हम लोगों को पहले ही क्लास में बताया था कि एक भाग के अंदर बहुत सारा आर्टिकल्स हो सकता है, ठीक है। तो ये एक पार्ट है, उस पार्ट के अंदर बहुत सारा आर्टिकल्स को डिफाइन करने की कोशिश किया गया। आर्टिकल 1 से 5 पार्ट 1 के अंदर, पार्ट 2 आर्टिकल 5 से 11, पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35, 36 से 51 आर्टिकल 4, ठीक है, और जो है 51A, ठीक। बड़े आगे पार्ट 1 राज्यों का संघ, ठीक है। अब राज्यों का संघ है, अब इसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि भारत क्या होगा? इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत, वो क्या होगा? राज्यों का संघ, फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो फेडरेशन ऑफ स्टेट होगा तो क्या यहाँ के राज्य स्वेच्छा से अलग हो सकते हैं क्या? तो किससे अलग हो सकते हैं क्या? नहीं। तो उनको स्वेच्छा से अलग होने का अधिकार होगा क्या? नहीं। स्वेच्छा से अलग हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक और बात याद रखना, क्या ये किसी एग्रीमेंट का प्लान है क्या? एग्रीमेंट मतलब क्या होता है कि एक इतना टर्म का एग्रीमेंट हो गया कि भैया आप और हम लोग ऐसा काम करेंगे, इतना टाइम बाद आप ही, इतना टाइम, ऐसा है क्या? तो नॉट द पार्ट ऑफ द डायरेक्ट एग्रीमेंट, ठीक है ना। बल्कि इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल जाते थे जूनागढ़ वाले लोग के पास, जम्मू कश्मीर वाले के पास, और क्या करते थे? उनसे साइन करवाते थे, विलय पत्र इसको बोला जाता था, ठीक है। तो उसको हम लोग बोले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन, ठीक है। तो अलग चीज था, लेकिन क्या एग्रीमेंट का पार्ट है? नहीं। राज्यों से स्वेच्छा से अलग होने का अधिकार है? नहीं। तो वो अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। इसलिए हम किसी को नए राज्य का दर्जा तो दे सकते हैं, हम किसी को नया राज्य तो बना सकते हैं, बिहार से हम झारखंड बना सकते हैं, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना सकते हैं, लेकिन भाई ऐसा नहीं कर सकते कि क्या करें कि कोई राज्य को यह अधिकार देते हैं कि आप स्वेच्छा से अलग हो जाए। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 और 3 क्या है? अच्छा, और हाँ, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। तो हम ये चीज कहीं हम देखे थे, ठीक है, हमको ये चीज अच्छा लगा याद करने का, क्योंकि कभी कभी हम भी बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो यहाँ से एफ, यहाँ से IDA याद कर लो, ठीक है। एफ से फॉर्मेशन, ठीक है, एफ से क्या? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब किसी भी तुम चीज का क्या कर सकते हो? गठन, ठीक है। और आई से क्या? इंक्रीज, क्या कर सकते हो? इंक्रीज, या तो बढ़ा दो, ठीक, या तो बढ़ा, या तो डिक्रीज कर दो, ठीक है।
या फिर क्या कर दो, ऑल्टर कर दो, छेड़छाड़ कर दो, ठीक है। ये सब कुछ तो आर्टिकल 2 आर्टिकल 3, ठीक है। तो गठन कर सकते हो, ठीक है, इसको बढ़ा सकते हो, इसको घटा सकते हो, या फिर उसमें कुछ अपने हिसाब से अल्टर, अल्टर को अल्टर ही लिखो, हिंदी में क्या करोगे, ठीक है। तो ये आर्टिकल 2 और ये आर्टिकल, ठीक है। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब कोई भी नया राज्य का गठन हो सकता है, और किसी राज्य को हम लोग कहाँ इंक्लूड, जैसे सिक्किम, इससे पहले एक तरीके क्या हुआ करता था, सिक्किम एक तरीके का उसमें राजतंत्र हुआ करता था, मोनार्की हुआ करता था, ठीक है। फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हम लोग क्या किए कि सिक्किम को भारत में मिलाए। जब सिक्किम को भारत में मिलाए तो कौन सा आर्टिकल यूज किया गया होगा, आर्टिकल 2, क्यों, क्योंकि इसमें फॉर्मेशन का बात किया गया, ठीक है भाई। चलिए, आर्टिकल 2 हो गया, आर्टिकल 3 हो गया। एक और होता है, हाँ क्या बोल रहे सर, कश्मीर सेपरेशन, क्या कश्मीर सेपरेशन, क्या कश्मीर सेपरेशन, क्या कश्मीर तो पार्टी है, सेपरेशन मतलब आर्टिकल 3, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या बोलता है, ध्यान देखना। आर्टिकल 4 बोलता है कि इस तरीके का कुछ भी कार्य किया गया कि फिदा टाइप का, कि फॉर्मेशन किया गया, इंक्रीज किया गया, डिक्रीज किया गया, ऑल्टर किया गया, बाहर के किसी छोटे से स्टेट को अपने में सम्मिलित किया गया, बढ़ाया गया, घटाया गया, कुछ ऐसा चीज होता है। तो जब ऐसे चीज होगा तो वो केवल पार्लियामेंट में एक सिंपल मेजोरिटी से पास करके उसको बनाया जा सकता है। बोलने का मतलब ये हो गया कि हम तुमको एक बार पहले ही बताए थे कि बिहार से अलग होकर झारखंड बनेगा, तो उसमें क्या होगा कि उस स्टेट वाले लोग बोलेंगे कि हमको एक अलग स्टेट चाहिए, एक अलग स्टेटहुड चाहिए। तो वो लोग क्या करेंगे, संसद के पास ऐसा प्रस्ताव भेजेंगे और संसद उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी, स्पेशल मेजोरिटी से नहीं, ठीक है ना। क्योंकि सिंपल मेजोरिटी से पास कर रही है, ठीक है, और इस तरीके का चीज में हमको अलग से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, आर्टिकल 4 यही बोलता है कि जो इस तरीके का कार्य किया जाएगा इसको संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा, संवैधानिक संशोधन नहीं। दोनों सवाल आया है एग्जाम में कि अगर इस तरीके का कोई काम किया जाता है तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना जाता है, नहीं, ठीक है। और दूसरा खास बात कि इस तरीके का चीज अगर होता है तो ये आपका सिंपल मेजोरिटी या फिर साधारण बहुमत से पास किया जाएगा, सिंपल मेजोरिटी या फिर साधारण बहुमत से पास किया जाएगा, साधारण बहुमत से पास किया जाएगा, ठीक है भाई। अमेंड नहीं माना जाएगा, ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में खासकर आपका स्पेशल मेजोरिटी का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन इसको हम लोग वैसा नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ कुछ फैक्ट्स है, इसको लिख लो जो एग्जाम में आता है, ठीक है, तुम्हारे पास बुक्स में भी रहा होगा, ठीक है, कि कौन सा स्टेट कब बनाता है, अरेंज करने आता है सीक्वेंस में, ठीक है। तो मेरे पास एक लिस्ट है, तुम उसको लिख लो, ठीक है। सबसे पहले लिखना कि 1956, 1956 इसमें तुम लिखोगे कि केरला, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, केरला, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, वेरी गुड, केरला, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। किससे किससे मिलके बना था ये मत याद करना रखना, ठीक है, बस ये याद रखना, मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे लिखोगे 1961 दादरा एंड नागर हवेली, 1961 दादरा एंड नागर हवेली, ये क्या है, तुम्हारा यूनियन टेरिटरी है, दादरा एंड नागर हवेली, है ना, दादरा एंड नागर हवेली। तो 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ब्रैकेट में लिख लेना, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत जो है इसको यूनियन टेरिटरी जो है घोषित किया गया था, ठीक।
आगे लिखेंगे 1962 गोवा को इंडिया में मिलाया गया और पुडुचेरी को इंडिया में मिलाया गया। गोवा को इंडिया में मिलाया गया और पुडुचेरी को इंडिया में मिलाया गया। ठीक, अब इंडिया में मिलाया गया तो इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। तो गोवा को जब यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत? 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। 12वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है, गोवा को। और पुडुचेरी को कब मिलाया गया? 14वां संवैधानिक संशोधन के तहत। ठीक है भाई, लिख पा रहे हो ना? आगे लिखेंगे 1963 क्या हुआ? पुडुचेरी 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 14। हाँ हाँ, बोलो बोलो, हम समझ रहे, तुम्हारा सवाल था, वेरी गुड, बोलो। आर्टिकल 4 में क्या बोला गया कि अगर हम किसी भी राज्य को अपने यहाँ पर मिलाएंगे तो उसको हम लोग संवैधानिक संशोधन नहीं मानेंगे। ठीक है, और तुम बोल रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे हुआ? ठीक है, देखो राज्य में क्या होता है, हम लोग क्या बोले, राज्य को मिलाना है। अब देखो, किसी को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे रहे हैं हम किसी को, तो कुछ प्रावधान के तहत देंगे ना। आज भी तुम देखोगे कि इंडिया में कुछ ऐसे हैं जो यस यस एग्जैक्टली, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये चीज है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब देखो ना 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगा तो क्या करेगा, यही जो आपका पुडुचेरी और जो आपका क्या है दिल्ली, इसको क्या कर दिया जाएगा, आपको स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है ना? तो अब देखो यूनियन टेरिटरी, सबसे पहले हम किसी चीज को लेके आए एज ए यूनियन टेरिटरी, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए, फिर उसको हम वहां से उठा के राज्य बनाएंगे, तो फिर अलग से संविधान संशोधन करेंगे। समझ में आ रहा है ना? प्रोविजन अलग अलग हो जाता है। चलो अब आगे लिखेंगे, कहां तक पहुंचे थे? 1963 नागालैंड, 1963 नागालैंड, 1963 नागालैंड। जो लोग बैठे हुए ऑनलाइन वो लोग को भी लिखना है, ठीक है। 1963 नागालैंड, 1966 हरियाणा, 1971 हिमाचल प्रदेश, 1971 हिमाचल प्रदेश। सबसे इंपॉर्टेंट 71 तक पहुंचे थे। 1974 सिक्किम, 1974 सिक्किम। 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सिक्किम, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट CAA या CAM, कुछ भी लिख दो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 36। अब बोलोगे सर इसमें बाकी अब लिखे हिमाचल प्रदेश तो आया नहीं सी, इसमें क्यों आ गया? क्योंकि इसको फुल स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया। बोला कि आप पूर्णतः स्टेट हैं, ठीक है ना। इससे पहले इसको किस तरीके से ट्रीट, सबसे पहले तो यहाँ पर एक राजतंत्र था, राजतंत्र होने के बाद इसको कैसे ट्रीट किया गया? चलो ठीक है, आपको एक केंद्र नियंत्रण करेगा तो केंद्र शासित प्रदेश की तरह आप काम करेंगे, ठीक है। उसमें आधा स्टेटहुड और आधा ये सब कुछ चल रहा था, जैसे कि जम्मू कश्मीर का सिस्टम चल रहा था ना, वैसा। फिर बाद में बोला कि आपको कंप्लीट स्टेटहुड दे रहे हैं, तो संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जम्मू कश्मीर को हम लोग कंप्लीट स्टेटहुड दिए तो संवैधानिक संशोधन करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A में सेम चीज, ठीक है। तो ये चीज आर्टिकल आपका सिक्किम के बारे में लिख दे। अब आगे लिखेंगे हम लोग, और कोई इंपॉर्टेंट अगर है एक बार साउथ ईस्ट स्टेट का लिख, नॉर्थ ईस्ट का लिख लेना। 1987 में मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। दो हजार में तुमको पता ही है क्या हुआ, ठीक है। 2019 में क्या हुआ? हाँ, जम्मू कश्मीर वाला, ठीक है, तो उसको लिख लो, भूल जाओगे। 2019, ठीक है, दिमाग से निकल जाता, हाँ लिख जाओ 2019, ठीक है। J&K और लद्दाख को दो यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, ठीक है, जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया था J&K एंड लद्दाख को 2019, ठीक है भाई, क्लियर। चलिए, इसका आ जाता है हमारे फॉलोइंग कभी कभी, ठीक है। इसके ऊपर 3 कमीशन है, फजल अली कमीशन, धर कमीशन, JBP कमीशन, हाँ 14 हाँ 2014, हाँ। अच्छा, इसके ऊपर 3 कमीशन है, ठीक है, JBP कमीशन, ठीक है, धर कमीशन, फजल अली कमीशन, ठीक है। तो आजकल इसे क्वेश्चन का ट्रेंड पूछने का है नहीं, ठीक है, खाली ये पूछता है कि ये बताइए
कि इस तरीके का अगर आपका नया राज्य का गठन होता है तो किस आधार पर होता है, तो भाषाई आधार पर भारत में राज्यों का गठन होता है। ये तो ये लिंग्विस्टिक बेसिस, ठीक है, हमने लिंग्विस्टिक भाषाई आधार पर, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना भाषाई आधार पर। अब ये 3 कमीशन बैठ के पढ़ोगे तो हमको उतना फ्रूटफुल नहीं लगता, उतना टाइम हमको लगता है तुम अपने रीजनल लैंग्वेज पढ़ लो, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, तो वो उतना फ्रूटफुल नहीं लगता, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि अभी उसके अंदर में नहीं जाएंगे, उसके अंदर में जाएंगे तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, ठीक। तो ये आपका प्रॉपर एक बेसिक नोट्स। अब इसके बाद हम लोग फिर पहुंचते हैं नागरिकता। अब नागरिकता का सवाल आने का ट्रेंड खत्म हो गया, ठीक है, नागरिकता का सवाल आएगा अगर तुम किसी बहुत अच्छे एग्जाम के मेंस में बैठ रहे हो तो, ठीक है, तो बस नागरिकता से संबंधित ये याद रखना, ठीक है, 2 चीज हम तुमको बता रहे हैं, बस 2 चीज याद रखना कि इंडिया में जितने भी लोग हैं उनको 2 तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक है, एक को बोला जाता है सिटीजन्स, ठीक है, और एक को बोला जाता है एलियन, ठीक है। एलियन मतलब वैसे लोग जिनके पास क्या नहीं है, सिटीजनशिप नहीं है। ऐसे कौन लोग हो सकते हैं, रिफ्यूजीज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ठीक है, रिफ्यूजीज। अभी कौन सा रिफ्यूजीज का सामना कर रहा है इंडिया, मुझे जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि इंडिया बड़ा दानवीर देश है, यहाँ पर बहुत सारे जो है रिफ्यूजीज आके स्टे कर लेते हैं, ठीक है, और बहुत सारे जब रिफ्यूजीज आते हैं तो हमारे पास कहीं ना कहीं एक एक सुरक्षा का खतरा भी तो हो सकता है ना भाई। मान लो कि बहुत सारे ऐसे लोग आगे जो बहुत सारा हुड़दंग मचा दिए कुछ, तुम कैसे रोकोगे, ठीक है, तुम अपने घर में 10 श्रमिक को रुकने का मौका दे दिए, 10 दिन बाद तुम्हारे ऊपर चढ़ गया तो दिक्कत हो सकता है ना। तो हमको इनको क्या करना पड़ेगा, लीगलाइज भी करना पड़ेगा, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रिफ्यूजी का मुद्दा है इंडिया में, ठीक है। और अभी हम लोग एक मुद्दे के ऊपर जो है बहुत घिरे हुए क्या है, रोहिंग्या इश्यूज, ठीक है, रोहिंग्या इश्यूज। रोहिंग्या इश्यूज वाले क्या है कि रोहिंग्या वाले को अभी क्या हुआ ना, तो बांग्लादेश शरण दे रहा है ढंग से, बांग्लादेश तो अभी कुछ कुछ जगह पे शरण देना स्टार्ट भी किया ना, तो म्यांमार शरण दे रहा है, ठीक है, और ना ही इंडिया वाले सीधा सीधा मना कर दिए। इंडिया वाले क्यों मना कर दिए, क्योंकि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है पहले से ही वहां पर जो है बहुत तरीके का ऐसा गतिविधि चल रहा है कि इंटरनल सिक्योरिटी का वो खतरा है, ठीक है, छोटे छोटे जैसे बोडोलैंड ग्रुप तुम देखते हो कुछ कुछ आक्रमण छोटा मोटा ये सब होते रहता है, एथनिक ग्रुप अलग है वहां पर। अब उनको रोहिंग्या वाले अगर फिर से वहां पर इन्फ्लक्स कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए और वहां के प्रशासन के लिए बहुत बड़ा समस्या हो सकता है, तो हम लोग इस चीज के लिए अभी मना किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ रिफ्यूजीज हैं, फिर भी कुछ रोहिंग्या और अदर दूसरे लोग हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट से बाकी दूसरे जगह पे रुके हुए हैं, ठीक है, लेकिन इनको जो है अगर जब तक नागरिकता नहीं मिलेगा इनको हम क्या कंसिडर करेंगे, एलियंस। समझ में आया। नागरिकता मिलने का कुछ कुछ प्रोविजंस होता है, और जैसे कि आपको 7 साल रुकना है, 11 साल रुकना है, जैसे सीए से अभी 7 साल बोला गया, कुछ प्रोविजंस में ये 11 साल होता है, ठीक है, और एक डेट डिफाइन रहता है कि इतने डेट से इतने डेट तक के लिए आपके पास ये रहना चाहिए, तो उतना दिमाग खराब नहीं करना, बिल्कुल भी खराब नहीं करना। हम लोगों को बताते हैं एग्जाम में बस ये आता है, ये आदमी क्या ये आदमी नागरिकता ले सकता है, बिल्कुल नागरिकता ले सकता है। अच्छा जो सिटीजन है वो क्या है, बाई बर्थ, हमको लेने का जरूरत है क्या, नहीं, हम बाई बर्थ, ठीक है, हमको लेने की जरूरत है क्या, नहीं। लेकिन अभी मेरे बहुत सारे फ्रेंड क्या हुए हैं, अभी मेरे बहुत सारे फ्रेंड क्या हुए हैं, अभी मान लो कि मानो क्या वो तो हुआ ही है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स क्या हो गया कि वो लोग चले गए कॉलेज से, वो अच्छे कंपनी में उनका प्लेसमेंट हो गया, फिर वो कंपनी में लगातार काम किए, कंपनी वाला बोले कि भैया आप सैमसंग कंपनी में आप जाइए थोड़ा दिन यूएसए में काम करके आइए। यूएसए में वो 4 साल काम किए, फिर वहां पर उनको अच्छा लगने लग गया, वहां पर अपना एक लाइफ पार्टनर खोज लिए, और लाइफ पार्टनर खोजने के बाद वहीं पर सेटल हो गए, उनका एक बच्चा हुआ, ठीक है, उनका एक चाइल्ड हुआ, तो क्या इस चाइल्ड को नागरिकता मिलेगा, हम्म, नहीं, ये किसी अमेरिकन से शादी की हुई है लड़की, किसी यूएस के आदमी से शादी की हुई है, तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। ये तो एक के सबसे आसान केस है समझना, ठीक है, अगर आप वहां शादी कर देते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, सिर्फ माँ के बेसिस पे आपको या सिर्फ फादर के बेसिस पे आपको सिटीजनशिप नहीं मिलता, माँ बाप दोनों के बेसिस पे होता है, ठीक। दूसरा केस समझने का कोशिश करना कि अगर मान लो कि ये आपका सिटीजनशिप वाला पूरा केस हो गया, एक और केस हम तुमको समझा रहे थे, अगर मान लो कि वहां पर गई, ठीक है, दोनों आपके वाइफ हस्बैंड इंडियन है, दोनों आपके वाइफ हस्बैंड इंडियन है, ठीक है ना भाई, दोनों के दोनों वाइफ हस्बैंड इंडियन है, ये लोग कहाँ सेटल हो गए, मान लो ये आपके कैलिफोर्निया में सेटल हो गए, ठीक है, और कैलिफोर्निया यूएस में अगर मान लो आपके सेटल हो गए, कुछ समय बाद 4 साल बाद वहां हमारे H1B1 वीजा का यूज करके सेटलमेंट हो गया, और अमेरिका बोलता है, अमेरिका बड़ा चालाक देश है, ठीक है, अमेरिका देख लेगा कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुमको जानबूझ के वहां सिटीजनशिप दे देगा, ठीक है, तो इसको बोल दिया कि ठीक है भैया आप आ जाइए, आप यहीं रुक जाइए, और वैसे भी 4-5 साल तक कोई अगर ऐसे कंट्रीज में रुक जाता है तो फिर सोचता है चलो यहीं रह लें, ठीक है, क्यों ज्यादा भसड़ में जाएं, तो फिर वो लोग यहीं रुक गया। अब इनके 2 बेटे हो गए, ठीक है, दो 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 सन, ठीक है, ठीक, अब डॉटर भी हो सकता है, लैंगिक समानता, ठीक है, ठीक है, तो 2 डॉटर हो गए, 2 सन 2 डॉटर जो भी मान लो कॉम्बिनेशन, ठीक। अब इनको ये लगा कि अब ये लोग आ रहे हैं इंडिया, तो क्या इंडिया आएंगे तो इनको वीजा का जरूरत पड़ेगा,
वीजा का जरूरत तो सबको पड़ता ही है, लेकिन क्या आएंगे तो क्या ये उसी तरीके का लाभ उठा सकते हैं जो सिटीजन उठा रहे हैं? नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि ये लोग जब वहां गए, H1 बीच का बात ही नहीं सुने तुम लोग कि H1B वीजा वीजा का लेके ये लोग क्या कर लिए। अगर वीजा को यूज करें तो इसका मतलब क्या हो गया, H1B वीजा अगर वहां पर वर्किंग प्रोफेशनल्स को मिलता है, उसके बाद वो लोग क्या करता है, 4 साल बाद वहीं सेटल हो जाते हैं। तो अगर वो वहां का सिटीजनशिप ले लिए हैं तो इंडिया का सिटीजनशिप ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तुम कहीं से भी ले लो, ठीक है ना, कहीं से भी ले लो, तुम्हारा सिटीजनशिप ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वहां पर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का चीज तुमको समझ में आना चाहिए। अब ये चूंकि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होता है, बस हल्का हल्का चीज तुमको दिमाग में आइडिया रहना चाहिए कि क्या है। अच्छा, अब इनके बेटे वगैरह आएंगे तो इनको हम लोग एनआरआई बोलने लग जाएंगे, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस, ठीक है ना, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस, जो कुछ समय पहले तक थे इंडिया में, मतलब जिनके जो अपने फादर मदर्स कभी ना कभी यहाँ पर रहे हुए थे, ठीक है। अभी हैं तो बहुत सारे कॉलेज में देखते हो कि एनआरआई एडमिशन हो रही है, एनआरआई लोग है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, उनको कुछ प्रोविजंस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार का ये मानना होता है कि कहीं ना कहीं इनके फादर और मदर इंडिया में रहे थे, इनके ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर इंडिया में रहे थे, ठीक है। अब इंडिया में रहे थे तो कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन क्या है? अच्छा भी तो है, तुम खुद सोचो, तुम खुद सोचो। मान लो कि हम यूएस में हैं, ठीक है, अगर मान लो क्या ऐसा होता भी है कि हमको अपने पेरेंट्स से दूर नहीं होना है, ठीक है ना, अपने पेरेंट्स से दूर नहीं हो, हम कुछ पैसा भेजेंगे ना भाई, उसको पैसा भेजे यहाँ पर। अगर मान लो हम उसको 100 रुपये भेज रहे हैं, 100 रुपये तो नहीं भेजेंगे, तो 100 रुपये भेजेंगे, ठीक है, तो कुछ करेंसी एक्सचेंज वैल्यू लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जो करेंसी एक्सचेंज, क्योंकि 100 रुपये भेजेंगे तो हमको उसको डॉलर में भेजना पड़ेगा ना, तो कुछ एक्सचेंज वैल्यू लगेगा। तो एक्सचेंज वैल्यू का जो परसेंटेज है किसके पास आएगा? सरकार के पास आएगा। सरकार तो फायदा ही कराएगा ना, इसलिए तो प्रवासी सम्मेलन होता है। प्रवासी सम्मेलन क्यों होता है? क्योंकि सरकार को क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए? पैसा चाहिए, ठीक है ना। तो आपको क्या होगा? फायदा, ठीक है। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ठीक है, हमको अपना रन करने के लिए, मशीनरी रन करने के लिए सब कुछ तो चाहिए, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। इसलिए प्रवासी सम्मेलन ये सब का हमारा आयोजन किया जाता है। चलिए, बस ये याद रखना ना कि नागरिकता लिया कितने तरीके से जाता है, 5 तरीका से, ठीक है। अगर आप कुछ साल स्टे कर गया तब भी आपको नागरिकता मिल जाएगा। बाहर से आए हैं, एप्लीकेशन डालते हैं तो भी नागरिकता मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कि किसी लोग से आप शादी कर ले, चाहे लड़का हो लड़की हो, कुछ समय तक स्टे किए तो भी नागरिकता मिल जाएगा। बाई बर्थ है तो आपको नागरिकता मिलेगा ही, ठीक है, बस। और लेकिन अगर नागरिकता आपसे छीन कब लिया जाएगा? 3 केस है, ठीक है। किसी भी तरीके के आतंकवादी गतिविधि में अगर आप लिप्त हो जा रहे हैं तो, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है, किसी बाहरी देश का जो है अगर आपका ऐसा कुछ कनेक्शन दिखाई दे रहा है कि किसी बाहरी देश के लिए आप काम कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोह टाइप का उस तरीके का कोई चीज हो गया तो, या फिर तीसरा जो आपका सबसे ब्लंडर वाला चीज होता है वो क्या होता है कि आप किसी और देश का नागरिकता ले लिए हैं तो 5 तरीके से नागरिकता क्या किया जाता है? ग्रहण। और 3 तरीके से उसका क्या कर दिया जा सकता है? त्याग। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये नंबर के हिसाब से तुम्हारा हो जाता है कि 5 तरीके से नागरिकता को ग्रहण किया जा सकता है, अटेन किया जा सकता है, और 3 तरीके से उसको त्याग किया जा सकता है, ठीक है।